गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा CFSE वैल्यू क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कल वाली क्लास में हमने जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी कलर प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। आज हम क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा क्या होती हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान रिलीज होती हैं। सेंट्रल एटम लिगेंड से सेंट्रल एटम से जैसे ही लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उनके संपर्क में आता है तब उनके जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो विपाटित होते हैं और उन विपाटित डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से जो परिणामी ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ही क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा CFSE कहते हैं। जो CFSE का मान नेगेटिव या शून्य हो सकता है, लेकिन इसका मान पॉजिटिव कभी भी नहीं हो सकता है, नेवर पॉजिटिव। अगर किसी संकुल का CFSE वैल्यू ज़्यादा होती हैं तो वो कॉम्प्लेक्स स्थायी होता है। तो अगर CFSE वैल्यू बढ़ेगी तो उसकी जो कॉम्प्लेक्स है उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है तथा वह कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है और उस स्थिति में उनकी जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। अगला पॉइंट CFSE ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं। जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये डी ऑर्बिटल है और जैसे इसके पास लिगेंड आता है तो ये जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो विपाटित हो जाते हैं T2G व Eg। और यहाँ पर जो ये इसकी एवरेज एनर्जी लेवल होता है और एवरेज एनर्जी लेवल से जो ऑर्बिटल नीचे की तरफ स्थित हैं उनकी एनर्जी कम होती है तथा जो ऊपर की तरफ स्थित हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। और जो CFSE का जो फॉर्मूला होता है वो है, यहाँ पर पहले देखते हैं कि जो इन दोनों T2G व Eg के बीच की जो एनर्जी गैप होता है वो 10 DQ के बराबर होता है। जो एवरेज एनर्जी से ऊपर वाली एनर्जी है इस स्थिति में एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। तो यहाँ पर इसको +6 DQ व एवरेज एनर्जी से नीचे स्थित है वो एनर्जी रिलीज करता है तो उस स्थिति में -4 DQ एनर्जी होगी। ठीक है, इसी को हम 3/5 डेलो या फिर 0.6 डेलो लिख सकते हैं। और ठीक इसी तरह से जो नीचे वाली एनर्जी लेवल हैं उनको हम -2/5 डेलो या फिर -0.4 डेलो से प्रदर्शित कर सकते हैं। जो इस CFSE का सूत्र होता है वो -0.4 डेलो और T2G ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस जो Eg ऑर्बिटल हैं उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं साथ में उनको 0.6 डेलो से गुणा करना है।
और प्लस MP जो M एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग को बताता है, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, और P पेयरिंग एनर्जी को बताता है। तो इस तरह से हम CFSE बराबर होता है -0.4 डेलो इंटू NT2G प्लस 0.6 डेलो इंटू NEG के अंदर जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं वो प्लस MP जो पेयरिंग एनर्जी हैं वो होती हैं। यहाँ पर हम इनको अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। तो जो CFSE वैल्यू है वो एक तो ये वाला पहला वाला सूत्र हो जाएगा। अगर हम इसको 2/5 -2/5 और T2G ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं उनका मल्टीप्लाई प्लस 3/5 जो ऊपर की तरफ एनर्जी लेवल है उनका इंटू EG ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, और साथ में हॉलबर्न डेलो प्लस MP से भी CFSE सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। इसी को हमने एक और नया सूत्र है जो -0.4 NT2G प्लस 0.6 NEG और इंटू 10DQ प्लस MP, ये भी सूत्र देखने को मिल सकता है। सारे जो सूत्र हैं सेम हैं, आपको किसी एक सूत्र को याद रख के CFSE वैल्यू निकालनी है। इसी तरह से ये टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी CFSE वैल्यू डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है CFSE ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर हम CFSE वैल्यू को देख रहे हैं। तो यहाँ पर उसका जो ऑक्टाहेड्रल होता है उसका रिवर्स कर देना है, यानी कि E जो ऑर्बिटल है यहाँ पर G नहीं लगाना है, ये जिराड नहीं होते हैं। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जिराड नहीं होते हैं, तो यहाँ पर G नहीं लगाना, E और T2G से डिनोट करेंगे। सेम एनर्जी लेवल है, यहाँ पर जो ऊपर वाली जो एनर्जी एवरेज एनर्जी लेवल से ऊपर वाली एनर्जी को हम 2/5 डेल T या फिर 4DQ या फिर प्लस 0.4 डेल T से प्रदर्शित करेंगे। इसी तरह से जो एवरेज एनर्जी लेवल से नीचे की तरफ E में जो इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं उनका एनर्जी लेवल -3/5 डेल T या फिर -6DQ या -0.6 डेल T से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सूत्र है CFSE बराबर -0.6 डेल T इंटू NE, कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं वो E के ऑर्बिटल के अंदर, प्लस 0.4 डेल T इंटू NT2 जो ऑर्बिटल है उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं उनका गुणा हॉल प्लस MP होता है। इन्हीं सूत्रों को हमने अलग अलग तरह से लिखा हुआ है। जो पहला सूत्र तो यही हो जाएगा, और अगला CFSE बराबर -3/5 इंटू NE प्लस 2/5 NT2 ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं होल डेल T प्लस MP। इसी तरह से CFSE बराबर -0.6 NE प्लस 0.4 इंटू NT2 और हॉलबर्न 10DQ प्लस MP। इसी तरह से CFSE बराबर -6 इंटू 4 NE, यानी कि E ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, और प्लस 4 इंटू NT2 होता है, और DQ प्लस MP पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, तो आपको किसी एक सूत्र को याद करना है। हम ये वाला सूत्र से इन सारों को निकालेंगे, इनकी वैल्यू को निकालने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले अष्टफलकीय संकुल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो CFSE वैल्यू होती हैं वो देख रहे हैं। हमने जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके अंदर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स किस तरह से बनते हैं उनको डिस्कस कर रखा है। यहाँ पर दो तरह की कंडीशन बनती हैं। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर वीक लिगेंड है तो हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो लो स्पिन है, इसका मतलब आपको पहले पेयरिंग करवानी है, उसके बाद इनका, तो अगर हम इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवाएंगे
तो उस स्थिति में इसकी जो CFSE वैल्यू होती हैं वो अलग देखने को मिलेगी। अगर वीक लिगेंड है तो वो हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। उस स्थिति में इनकी जो एनर्जी होती हैं वो अलग देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अष्टफलकीय संकुल होते हैं उनके लिए अपन CFSE बराबर -0.4 डेल ओ इंटू N T2G के ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं प्लस 0.6 डेल ओ इंटू EG ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं होल प्लस MP लिखना है। ठीक, इस सूत्र की सहायता से अपन इनकी EFSE वैल्यू को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो D ऑर्बिटल हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और ये हमने इनका विन्यास कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। यहाँ पर इनकी CFSE वैल्यू और साथ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और परिणामी चक्रण क्या होता है वो स्पिन पैरेलल स्पिन पैड देखते हैं तो S बराबर N/2 होता है। इस सूत्र के सहायता से N अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बता रहा है ना। तो यहाँ पर देखो D1 जो ऑर्बिटल हैं उसके अंदर E के अंदर इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यानी कि पहले जो T2G ऑर्बिटल हैं उनमें सारे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। उसके बाद जैसे ही T2G ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो जाता है उसके बाद EG ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो यहाँ पर D1 T2G1 EG 0। तो यहाँ इस सूत्र में मान रखोगे तो EG के अंदर तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर मान रखोगे तो -0.4 डेल ओ देखने को मिलता है। तो ये इसकी एनर्जी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो यहाँ पर D2 लोगे तो उस स्थिति में T2G2 EG 0 हो जाएगा और -0.8 डेल ओ। इस सूत्र से आपको निकालना है। इसी तरह से 4 करते हुए आपको मल्टीप्लाई करना है ना। तो यहाँ आप 6 इलेक्ट्रॉन तक इनको 4 से 0.4 से मल्टीप्लाई करते हुए आपको इनको भर देना है। ठीक है, तो D3 T2G3 EG 0। तो इसे यहाँ पर 0.4 से -0.4 से गुणा करोगे तो -1.2 डेल ओ। अब 3 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन T2G4 आएगा। उस स्थिति में यहाँ पर एक पेयर हो रहा है तो यहाँ पर एक पेयरिंग एनर्जी लगा देनी है। तो -1.6 डेल ओ प्लस पेयरिंग एनर्जी हो जाएगी। D5 के अंदर T2G5 EG 0। तो 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही हैं तो 2 पेयर हो जाएंगे तो माइनस और उससे गुणा करोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो वैल्यू आएगी -2.0 डेल ओ और प्लस 2p 2 पेयरिंग एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, T2G6 इस स्थिति में इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी 2.4 डेल ओ प्लस 3p पेयरिंग एनर्जी है ना। तो D7 अब जो इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है EG ऑर्बिटल के अंदर, इसका मतलब यहाँ पर प्लस आ रहा है, ये नेगेटिव है। तो ये जो प्लस वाली वैल्यू नेगेटिव में से आपको घटा देनी है। ठीक है, तो T2G6 EG1 -6 घटाओ 0.6। तो इस स्थिति में -1.8 डेल ओ प्लस 3p। यहाँ पर कोई पेयरिंग नहीं हो रहा है इसलिए ये वैल्यू देखने को मिलती है। इसी तरह से D8 में T2G6 EG2। तो वापस -0.6 घटाना है तो -1.2 डेल ओ प्लस 3p आ जाएगी। अब वापस जो नवा इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो यहाँ पर पेयरिंग हो रही तो 4 पेयरिंग आ जाएगी और -0.6 डेल ओ प्लस 4p जो CFSE वैल्यू होती है वो देखने को मिलती है। इसी तरह से जैसे ही 10वां इलेक्ट्रॉन भरोगे यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी, यानी कि सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस स्थिति में यहाँ पर -0.6 और घटाओगे तो ये प्लस 0.6 घटाना है तो इस स्थिति में ये सारे के सारे क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। प्लस 5p 5 पेयरिंग एनर्जी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनके बढ़ते समय जो है वो यहाँ दे रखे हैं। ठीक है,
और ये n/2 n किसको बता रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन को बता रहा था, n/1/2 हो जाएगा। इस तरह से 2 हो जाएगा तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा, 3 होने पर 3/2, इस तरह से आपको इनको देखना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं CFAC वैल्यू का जो मान देखते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उस स्थिति में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है और इनकी जो CFAC वैल्यू का जो हाईएस्ट मान होता है वो D6 के अंदर देखने को मिलता है, जो -2.4 डेलो प्लस 3p देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमने नोट लगा के लिखा हुआ है D6 इलेक्ट्रॉन के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं उसकी मैक्सिमम CFAC वैल्यू देखने को मिलती है। अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें अगर वीक लिगेंड है उस स्थिति में इनकी CFAC वैल्यू क्या देखने को मिलती हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। वही सेम सूत्र है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो पहले सभी ऑर्बिटल T2G और EG के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, उसके बाद आपको इनकी पेयरिंग स्टार्ट करना है। ठीक है, तो E1 यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरोगे तो वहाँ पर इस सूत्र में रखने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी -0.4 डेलो देखने को मिलती है और अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 होगा। इसी तरह से D2 के अंदर T2G2 भरोगे, EG 0 होगा और इस स्थिति में -0.8 डेलो एनर्जी देखने को मिलती है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। और जो स्पिन फ्री एनर्जी होती हैं वो S बराबर n/2, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखना है तो हाफ देखने को मिलेगी, इसकी 1। इस तरह से आपको इन अनपेड इलेक्ट्रॉन के माध्यम से इसको सोल्व करते हुए लिखना है। यहाँ पर D3 देखते हैं तो इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन भरोगे, T2G के अंदर EG 0 रहेगा, यहाँ पर -1.2 डेलो देखने को मिलेगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 रहेंगे। अब वापस चौथा जो इलेक्ट्रॉन भर रहे हो वो EG ऑर्बिटल के अंदर जाएगा, यहाँ पर पहले पेयरिंग नहीं करवानी है, तो T2G3 EG1, तो यहाँ पर जो वैल्यू है +0.6 को घटाना है तो वापस -0.6 डेलो इसकी वैल्यू देखने को मिलती है। इसी तरह से D5 के अंदर T2G3 EG2 रहेगा, वो वापस +0.6 घटाओगे तो उस स्थिति में इसकी जो CFAC वैल्यू होती हैं वो 0 आ जाएगी और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब जो छठा इलेक्ट्रॉन आता है वापस वो T2G ऑर्बिटल के अंदर आएगा और 4 हो जाएगा। उसी स्थिति में T2G4 EG2 और वापस -0.4 रहेगी और यहाँ पर एक जो पेयर हो रहा है इसलिए यहाँ पर P पेयरिंग एनर्जी को बताएगा। D7 T2G5 EG2, इस स्थिति में दो इलेक्ट्रॉन EG के अंदर T2G के अंदर भरे जा रहे हैं, इसलिए इसकी एनर्जी आ जाएगी -0.8 डेलो प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी हो जाएगी। इसी तरह से D8 T2G6 EG2, तो -1.2 डेलो प्लस 3 पेयरिंग एनर्जी हो जाएगी। D9 के अंदर T2G6 और अब जो इलेक्ट्रॉन भरे जा रहा है वापस ऊपर हायर एनर्जी लेवल में EG2 EG3 भरा जाएगा और यहाँ पर जो एनर्जी आएगी वापस +0.6 को घटाना है तो -0.6 डेलो प्लस 4p एनर्जी देखने को मिलेगी और इसका जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो 1 रहेगा। और D10 के अंदर T2G6 EG4, इस स्थिति में इसकी एनर्जी 0 देखने को मिलती है। जो स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने में, अगर वीक लिगेंड भाग ले रहा है तो उस स्थिति में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है और यहाँ पर D5 और D10 जो ऑर्बिटल हैं उनकी जो CFAC वैल्यू 0 देखने को मिलती है। यहाँ अगला जो पॉइंट है इनसे क्या निष्कर्ष निकलता है वो हमने लिख रखा है। D1 D2 D3 व D8 D9 D10 में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स व हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो तो इनकी जो दोनों में जो CFAC वैल्यू होती हैं वो सेम देखने को मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके अंदर हमको इलेक्ट्रॉन भरना है। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के
तरह ही होता है। यहाँ पर चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, उस स्थिति में आपको पेयरिंग नहीं करवानी है, यानी कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ही होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो डेल्टी से ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसी स्थिति में आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करना है, और इसी की तरह इनका जो CFAC वैल्यू होती है वो देखने को मिलती है। इसका जो सूत्र रहेगा CFAC बराबर, यहाँ पर जो ऑर्बिट जो जो डी इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग होती हैं वो E और T2G देखने को मिलेगी, है ना। तो यहाँ -0.6 डेल टी इंटू एनी जो E ऑर्बिटल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, प्लस 0.4 डेल टी इंटू NT2 जो T2 ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, साथ में प्लस पेयरिंग एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ D इलेक्ट्रॉन है, जो D ऑर्बिटल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं वो लिखा हुआ है, और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ये इनकी स्प्लिटिंग जो CFAC वैल्यू है, और यहाँ ये इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। D1 जो D कक्षक है उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो E1 T2 0, और इसकी जो वैल्यू होगी इस सूत्र में रखोगे तो ये जो EG ऑर्बिटल है T2 है इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन E के अंदर भर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद -0.6 वैल्यू देखने को मिलेगी। तो यही वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, D1 E1 T2 0 तो -0.6 डेल टी। इसी तरह से D2 के अंदर E2 T2 0 तो -1.2 डेल टी देखने को मिलेगी। D3 E2 T2 1 जो हायर एनर्जी लेवल के अंदर बढ़ना है तो प्लस 0.4 एनर्जी को घटा देना है, तो -0.8 डेल टी आ जाएगी। इसी तरह से